अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने के फैसले के बाद सियासी माहौल मजीद कशीदा हो गया है और वफाकी हुकूमत और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दरमियान मामलात उस नहज पर पहुंच गए हैं जिसकी मिसाल इससे पहले देखने को नहीं मिलती। हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल समेत सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने पर पहले ही गौर किया जा रहा था कि आज वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपने मनसब से इस्तीफे देने का मुतालबा भी कर दिया है। और अहम बात यह है कि यह सब उस वक्त हो रहा है जब आज ही वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ है, जिसमें आर्मी चीफ और DGISI समेत अहम सियासी और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। एलामिया के मुताबिक इजलास में पूरी कौम और हुकूमत के साथ मिलकर दहशत गर्दों के खिलाफ जामिया ऑपरेशन की मंजूरी दी गई है। एलामिया में कौम को पायदार अमन की फराहमी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों और काविशों का एतराफ़ किया गया है। फोरम ने पाकिस्तान से दहशत गर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने का अज़म का आदा किया है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने दहशत गर्दी की हालिया लहर TTP से नरम गोशा और अदम सोच विचार पर मबनी पॉलिसी का नतीजा करार दिया है। एलामिया में यह भी कहा गया है कि TTP से नरम गोशा पर मबनी पॉलिसी अवामी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के बिल्कुल मुनाफी है। इसके अलावा एलामिया में यह भी लिखा गया है कि दहशत गर्दों को बिला रुकावट वापस आने की इजाज़त दी गई और खतरनाक दहशत गर्दों को एतमाद साजी के नाम पर रिहा किया गया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का यह एलामिया बहुत अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पंजाब में इलेक्शन 14 मई को होने हैं और इसका सारा दारोमदार मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत पर है, क्योंकि वफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने के लिए 21 अरब रुपए फराहम कर रहे हैं, जबकि दिफाई इदारों को इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी की यकीन दहानी भी करवानी है। लेकिन हुकूमत पहले ही ये वाजे कर चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा और कल इस हवाले से कौमी असेंबली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद भी पेश की गई और इस करारदाद में हुकूमत को पाबंद किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म अक़लियती फैसला है और इस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। इलेक्शन के मामले पर हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के बाज़ जजेस में डेडलॉक एक तरफ, लेकिन पंजाब में 90 रोज के अंदर इलेक्शन के मामले पर आज जस्टिस अतर मिनुल्लाह का जो तफसीली नोट सामने आया है उसने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फैसला काबिल अमल और दुरुस्त है। क्या 90 रोज में इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का असखुद नोटिस 4-3 से मुस्तरद हो गया है या 5 रुकनी बेंच का 3-2 की अक्सरियत से बर वक्त इलेक्शन करवाने का जो हुक्म दिया था वो दुरुस्त फैसला है। अहम बात यह कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने आज अपने तफसीली नोट पर यह वाजे किया है कि उन्होंने ना ही खुद को बेंच से अलहदा किया और ना ही इससे लाताल्लुकी का इजहार किया और वो इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि असखुद नोटिस केस 4-3 से मुस्तरद हुआ, जिस पर 27 फरवरी को जजेस के दरमियान होने वाली मीटिंग में इत्तेफाक हो चुका था। ये बहुत अहम बात है क्योंकि जस्टिस अतर मिनुल्लाह कह रहे हैं कि 4 जजेस इस मीटिंग में इस केस को मुस्तरद कर चुके थे। लेकिन यहाँ ये नुकता भी अहम है कि 27 फरवरी के फैसले में तमाम जजेस ने बेंच की तश्कील नौ पर इत्तेफाक भी किया था, जिसके बाद एक नया 5 रुकनी बेंच बनाया गया था। इसके अलावा जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अपने तफसीली नोट में चीफ जस्टिस की जानिब से सुमोटो केसेस लेने के इख्तियारात पर कई संगीन सवालात उठाए हैं और सुप्रीम कोर्ट के सियासी और माशी मामलात में बेजा मदाखलत को अदलिया पर अवाम के कम होते एतमाद की वजह करार दिया है। प्रोग्राम में आगे चल के जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इस नोट पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन अहम बात यह है कि वफाकी हुकूमत इस नोट को अपने मौक़िफ़ की फतह करार दे रही है। वफाकी वज़ीर इत्ताअत मरियम औरंगज़ेब ने आज जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इस नोट की बुनियाद पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से इस्तीफे का मुतालबा किया और ये कहा कि क्योंकि चीफ जस्टिस की साख मुतासिर हो चुकी है इसलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आज 4 जजेस की जो फैसला है अतर मिनुल्लाह साहब के फैसले के साथ वो मुकम्मल हो जाता है। ये 4-3 के फैसले से पिटिशन डिसमिस हो चुकी है। एक डिसमिस शुदा पिटिशन के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 मेंबर बेंच बनाया। जब पिटिशन डिसमिस हो गई है तो उसके ऊपर बेंच क्यों बना? अदालती सहूलतकारी का मामला है जो आज अतर मिनुल्लाह साहब ने जिस पर सवालात उठाए हैं। नाकाबिले समात केस का बेंच बनाकर फैसला कबूल नहीं किया जा सकता। मिसकॉन्डक्ट, आइन की गलत तशरी और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, ये चारों जजेस के जो फैसले हैं ये खुद इसके ऊपर मोहर लगाते हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपनी जो पोजीशन है वो मुतनाज़ा हो गई है, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। मरियम औरंगज़ेब कह रही थी कि 4 जजेस के फैसले ने पिटिशन को मुस्तरद कर दिया है और जब पिटिशन मुस्तरद हो चुकी है तो बेंच कैसा और फैसला कैसा। इसके अलावा नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने भी 2 टोक लफ्जों में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। अपने ट्विटर पैगाम में मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान की हिमायत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कानून और आइन की खिलाफ वर्जी की
इख्तियारात के गलत इस्तेमाल ने सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी सूरत हाल को जन्म दिया। नामवर जजेस ने चीफ जस्टिस के तर्ज अमल और तासुब पर संगीन सवालात उठाए हैं। आज तक किसी चीफ जस्टिस पर इस किस्म के मिसकंडक्ट के इल्जामात नहीं लगे। मरियम नवाज ने मुतालबा किया कि तहरीक इंसाफ की तरफ चीफ जस्टिस का झुकाव नुमाया है, इसलिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को इस्तीफा देना चाहिए। मरियम नवाज के ट्वीट के जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि नून लीग के अंदर बगावत जैसी सूरत हाल देख रहे हैं, जहां सीनियर वुज़रा और अहम कानून साजों ने आपकी राय के हक में करारदाद पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। जबकि एक और ट्वीट में फवाद चौधरी ने अतर मिनुल्लाह के नोट को आमियाना करार दिया। उन्होंने लिखा कि एक तरफ पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ आइन के मुताबिक असेंबली तोड़ने के इख्तियारात का जायजा भी लिया जा रहा है। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे। उसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, अब से कुछ देर पहले ही एलामिया जारी हुआ है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास का, जिसमें यह कहा गया है कि जो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन है वो जारी रहेगा और दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। तो ये तो बात सामने आई है एलामिया में, लेकिन हर कोई इस वक्त ये सोच रहा है और ये पूछ रहा है कि क्या इस इजलास में इस हवाले से भी डिस्कशन हुई कि इलेक्शंस के लिए क्या सिक्योरिटी फराम की जा सकेगी और क्या दहशतगर्दी इस हद तक है कि इस माहौल में इलेक्शन नहीं हो सकते। इस हवाले से एलामी में तो कुछ नहीं हुआ, मीटिंग में क्या डिस्कशन हुई इस पर? देखें, इस मीटिंग की क्योंकि कार्रवाई जो है वो इन कैमरा होती है, तो इसलिए जो बात एलानिए में आ गई उसी के ऊपर ही जो है वो इत्तफाक करना पड़ेगा। उससे कम या ज़्यादा जो है वो बात की नहीं जा सकती, क्योंकि वो सारी प्रोसीडिंग जो है वो इन कैमरा तस्वर होती है। तो जो एलामिया में लिखा है और जो फैसले हुए हैं, क्या उन फैसलों का असर इंतखाबात पे होगा? बहरहाल जो एलानिया जारी हुआ है उस एलानिया के मुताबिक दहशतगर्दी की जो वहाँ पे ब्रीफिंग हुई है, तो उससे जो है वो इंतखाबात का अमल जो है उसके मुतल्लक बड़ी सीरियस रिजर्वेशन हैं, क्योंकि इंतखाबात के लिए एक पुरअमन माहौल जो है वो एक यानी बुनियादी शर्त होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्योंकि इन कैमरा डिस्कस हुई हैं, इसलिए इस कमेटी का ये प्रोगेटिव है कि जो एलानिया जारी हुआ है तो उससे ज़्यादा बात जो कोई भी जो मेंबर है वो नहीं कर सकता। मतलब आप कह रहे हैं कि इलेक्शन के हवाले से बात हुई है, लेकिन क्योंकि वो इन कैमरा थी इसलिए आप यहाँ पे नहीं डिस्कस कर सकते? वो नहीं, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एलानिया जारी हुआ है उस एलानिए पे ही आपको इत्तफाक करना पड़ेगा, क्योंकि अजलास जब इन कैमरा है जी, तो उसके मतलब किसी भी और बात को हाँ या ना में जो है वो बात करना जो है वो मुनासिब नहीं है। नहीं, तो आपने जैसे ये कहा कि ये तो ज़रूरी है कि अगर इंतखाबात हो रहे हों और इस हवाले से सीरियस रिजर्वेशन है कि क्या मुल्क में वो पुरअमन सूरत हाल है या नहीं है, तो आज जो ऑपरेशंस जारी रखने की बात की गई है, कुछ जो माजी की पॉलिसीज़ थी उस पर मैं सवाल करता हूँ, उस हवाले से भी बात की गई है कि शायद उस पॉलिसी का नतीजा वैसा नहीं निकला जैसा निकलना चाहिए था। तो क्या ये जो सारी आज की डिस्कशन है ये आपको लगता है असरअंदाज हो सकती हैं 14 मई को जो इंतखाबात होने हैं पंजाब में उस पर? मेरी ज़ाती राय में जो है वो सिक्योरिटी कमेटी के अजलास के अलावा मैं समझता हूँ कि, और ये हमारा पहले से भी मौक़िफ़ है कि दहशतगर्दी के हालात उसमें जो बुनियादी वजह है कि 70% जो है आर्मी जो है वो इस वक्त इन कार्रवाइयों में जो है वो एक्टिवली कमिटेड है। तो ऐसी सूरत हाल जो है उसमें वो नंबर जो पंजाब के लिए जो है वो तलब किया गया है या जिसकी ज़रूरत है वो 2,97,000 है। अब इस नंबर में सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दस्तयाब होने के बग़ैर ये पंजाब पुलिस की तो ये कैपेसिटी नहीं है, और जो इलेक्शन मशीनरी जो इस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर और जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर हुए हैं, तो मैं तो बड़ा इसके ऊपर वाज़ेह हूँ कि उनकी तो ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इलेक्शन जो है वो पुरअमन जो है वो करवा सके। ये तो मुल्क को किसी और तरफ जो है ये मामला जो है वो धकेल देगा।
तो इसलिए ये सूरत हाल जो है ये इलेक्शन के हवाले से बाकी एतराज़ात और बाकी चीज़ों के अलावा ये भी एक बड़ी जो है वो अहम बात है कि इस वक्त जो केयर टेकर सेटअप पंजाब में है जी, उनका अपने वसाइल और अपने मुलाजमीन को साथ लेके क्या वो इस कैपेसिटी में है कि वो इलेक्शन जो है वो पुरअमन वैसे तो राणा साहब ये अपने आप में एक तशवीश की बात है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए जी, ये बड़े सोचने की और इसके ऊपर बड़ी एहतियात से एक वाइज डिसीजन करने का मामला है ये। वैसे तो अपने आप में एक तशवीश की क्योंकि बात ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है पुलिस फोर्स आप कि कह रहे इलेक्शन हैं फ्री हों, फेयर हों। जी, मैं कह रहा हूँ तशवीश की बात तो ये है कि आप कह रहे हैं कि पुलिस की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इलेक्शन करवा सके अमन के साथ, तो ये अपने आप में एक तशवीश की बात है। लेकिन देखिए 10 अप्रैल को अब आपने एक तो 21 अरब रुपए भी फराम करने हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और दिफाई इदारों को यकीन दहानी करवानी है कि वो सिक्योरिटी फराम करेंगे इलेक्शन को। तो आज कम से कम ये तो बात हुई होगी ना कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक क्या हम सिक्योरिटी फराम करेंगे, क्या इस पे मौकिफ है दिफाई इदारे का? नहीं, इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई हुक्म है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही नहीं है, तो फिर उसको किस फैसले की हम जो है वो तईद करें या उसकी जो है वो हम पैरवी करें? फैसला तो है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर कोई शक शुबा था भी तो वो आज अतर में नल्ला साहब ने जो फैसला अपना तफसीली फ़ैसला दिया है तो उसमें सारी बात वाज़ेह हो गई है। ये नोटिस जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने बेंच बनाया ये तो खारिज हो चुका है 4-3 की जो है वो अक्सरियत से, तो अब तो फैसले का तो वजूद ही कोई नहीं है। जो फैसला 3 रुकनी बेंच ने दिया वो अकलीती फ़ैसला है, अकलीती फ़ैसले के ऊपर अमल नहीं हो सकता। तो राणा साहब यही राय दिफाई इदारों की भी है कि फैसला पे अमल हो नहीं सकता क्योंकि 4-3 का फैसला है? नहीं, दिफाई इदारों की इस बारे में राय जो है वो उनको राय देने का मैं नहीं समझता कि कोई मौका है। इस बारे में राय जो है या फैसला जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने करना है, और फेडरल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट ने इस बारे में जो रहनुमाई दी है तो मेरे ख्याल या मेरी राय के मुताबिक वो बाइंडिंग है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन और आपसे फेडरल गवर्नमेंट को हाँ जी, जो है बजाय इसके कि वो एक चीफ जस्टिस साहब की बेजा ज़िद और उनकी जो है वो बात के ऊपर अमल करे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जजेस के फैसले के ऊपर जो है वो अमल करना चाहिए। और फैसला जो है वो 4-3 से ये नोटिस खारिज हो गया है। लेकिन हुकूमत को तो ये कहा गया कि आप मामलत करेंगे, लेकिन जिस इदारे को डायरेक्शन दी गई है, जिसकी जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अमल दरामद शुरू कर दिया, यानी कि वो तो फैसले को मान रहे हैं 3-2 के फैसले को। मेरा ख्याल है कि आज अतर मिनल्ला साहब के फ़ैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन को भी जो है वो अपने फ़ैसले पे नज़रसानी करनी चाहिए, वरना वो तौहीन अदालत के मुर्तकब हो जाएंगे, क्योंकि फ़ैसला तो 4-3 का है। अब 4 जजेस का फ़ैसला फील्ड में है, उन्होंने कोई राय का इजहार नहीं किया, उन्होंने कोई ख़त नहीं लिखा, उन्होंने बाकायदा जो है वो फ़ैसला लिखा है और उनके फ़ैसले जो हैं वो इस वक्त फील्ड होल्ड कर रहे हैं। और साथ उन्होंने जो उन फैसलों में जो लिखा है कि चीफ जस्टिस साहब ने 7 रुकनी बेंच में बैठ के ये फ़ैसला हुआ कि ये नोटिस खारिज किया जाएगा, और बाद में फिर चीफ जस्टिस ने मैनेज करके 2 जजों को बीच में से निकाल के 5 रुकनी बेंच बना के वो 3-2 से मैनेज किया। ये तो इतना सीरियस इल्ज़ाम है कि इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को वजाहत भी करनी चाहिए और इसके ऊपर उन्हें अपने इस मनसब के तकद्दस को पेश नज़र रखते हुए उन्हें स्टेप डाउन करना चाहिए। जी, आज आपकी पार्टी ने जो है इसका मुतालबा किया, लेकिन देखें 3 जजेस ये कह रहे हैं कि 14 तारीख को इंतखाबात होने हैं, 14 मई को। 2 जजेस ने फैसला दिया है कि 4-3 का फैसला है, बाकी 2 जजेस का इजाफी नोट है, उनका ऑर्डर या फिर जजमेंट नहीं है, उनका इजाफी नोट है इस हवाले से, और उसमें याया आफरीदी ने 4-3 का जिक्र नहीं किया है, उनकी जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने जिक्र किया है कि 4-3 है। नहीं, उनकी जजमेंट में बिल्कुल ये जिक्र है, उन्होंने नोटिस को खारिज किया है। और अतर मिनुल्लाह के फ़ैसले ने आज जो कोई आप बात कर रहे हैं कि थोड़ा
इसका जिक्र नहीं है। उन्होंने उसको भी जो है अब अतर मिनल्ला जो है, अतर मिनल्ला साहब ने वो तो किया है, वो एक लेकिन मैं कह रहा हूं ये सुप्रीम तो कोर्ट के इजाफी जज हैं। नोट है ना। वो उतने ही बड़े जज हैं जितने बड़े चीफ जस्टिस साहब हैं, या एजाजुल एहसन साहब हैं, या मुनीबुर रहमान साहब हैं। उतने ही अहम जज हैं ये भी चार। कोई मैं तो नहीं कह रहा या आप नहीं कह रहे। यानी ये इस तरह से कभी हो सकता है कि चार जजेस जो है वो उनका एक व्यू हो और तीन का एक व्यू, और आप कहेंगे जी जो तीन का व्यू है वो फैसला है। अब बहरहाल इस पे बेहतर सोल्यूशन तो ये हो कि आप अपनी इस पे राय दें, और तीन जजेस एक बात कर रहे हो, फुल कोर्ट बनता तो शायद ज्यादा आसानी से समझ आ जाता कि ये फैसला 4-3 का है या 3-2 का है। लेकिन ये बताइएगा कि आप अब ये डिमांड कर रहे यही हैं तो कि सारी वो, दुनिया ने कहा है जी आप ये मुतालबा सारी कर रहे हैं कि दुनिया ने ये पुकारा है, बार्ज ने ये पुकारा है, हर साहिब राय आदमी ने ये कहा है कि जनाब फुल कोर्ट बना दें। लेकिन इसके बावजूद जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने जिस यानी तर्ज अमल का मुजाहरा किया, ये तो इंतहाई अफसोसनाक, हाँ, लेकिन राणा साहब पूरी इंतहाई दुनिया दुख की बात है। पूरी ये दुनिया फिर ये भी कह रही है, उनसे पूरी कोई ये दुनिया फिर ये उम्मीद भी कह नहीं रही की है जा कि सकती थी। हुकूमत को ये इख्तियार नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दे, ना ही पार्लियामेंट को ये इख्तियार है कि वो करारदाद पास करके ये कहे कि इस पर अमल दरामद नहीं होगा। ये भी पूरी दुनिया कह रही है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ। ये बिल्कुल सही कह रही है, सारी दुनिया भी ये सही कह रही है, और सब ये सही कह रहे हैं। और पार्लियामेंट ने जो है वो ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद किया है, ना हुकूमत ने मुस्तरद किया है। हमने सुप्रीम कोर्ट के अक्सरीती फैसले को तस्लीम किया है। हम अक्सरीती फैसले को तस्लीम कर रहे हैं, हम मुस्तरद नहीं कर रहे। अब राणा साहब ये मुझे बताइए कि आप लोग पहले कह रहे थे कि रेफरेंस लेकर आएंगे, आपने बार बार कहा है कि गौर किया जा रहा है इस पर कि 4 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके खिलाफ रेफरेंस आएगा, लेकिन आज आप ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो खुद से स्टेप डाउन कर जाएं। देखें, वो उन्हें स्टेप डाउन जो है वो करना चाहिए। मुज़हर अली अकबर नकवी साहब को भी जो है वो रिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि देखें एक जज का, सुप्रीम कोर्ट के जज का चीफ जस्टिस पे ये इल्ज़ाम देना कि जी कल जो समाअत का फ़ैसला हुआ है वो फ़ैसला इन्होंने मुझसे पूछे बगैर, कंसल्ट किए बगैर दे दिया है, लिहाजा मैं बेंच से अलहदा होता हूँ, जमाल मंदोखेल। उसके बाद एक जज का ये कहना कि ये फ़ैसला हो गया था 7 जजेस की मीटिंग में कि ये नोटिस खारिज होगा, और बाद में चीफ जस्टिस ने जो है वो अदरवाइज़ मैनेज करके 2 जजेस को निकाल दिया और 5 का बेंच बना के इस बात को मैनेज किया कि ये नोटिस जो है इसको एक्सेप्ट किया जाए। ये इतनी बड़ी एलिगेशन है कि इसके बाद मैं समझता हूँ कि उन्हें इस ओहदे पे बैठने का कोई हक हासिल नहीं है। अच्छा राणा साहब, क्योंकि आप बार बार अतर मिनल्ला साहब के इस इजाफी नोट का हवाला दे रहे हैं कि ये एक ऑर्डर है, आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस पे की, तो ये अगर आपने पूरा पढ़ा है गौर से फैसला, या एटलीस्ट किसी ने आपको इन्फॉर्म किया है कि इसमें साथ में ये भी लिखा हुआ है कि लाहौर हाई कोर्ट का 1 बेंच का फैसला इस वक्त बरकरार है, जो कि ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, जो कि ये कहता है कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने तारीख देनी है, आपके गवर्नर के साथ मुशावरत में ही देनी है। उन्होंने ये भी लिखा है अतर मिनल्ला साहब, जिनको आप बार बार कोट कर रहे हैं, कि ये फैसला आप पर, इंतजामिया पर बाइंडिंग है। तो फिर अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जस्टिस अतर मिनल्ला के मुताबिक इन प्लेस है, जिस पर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन उस पर भी आप अमल दरामद नहीं कर रहे। नहीं चले, उसके ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है इसकी प्रेसिडेंस है, उस फैसले के ख़िलाफ़ जो हमारी अपील है वो पेंडिंग है। उस अपील का जो है वो फैसला हो जाए तो उसके बाद अगर वो फैसला बरकरार रहता है, नहीं है राणा साहब, तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये लिखा है कि बेशक उसकी डिवीजन बेंच के खिलाफ अपील है, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं आया है सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ, तो लिहाजा वो सिंगल बेंच का फैसला इन प्लेस है, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन आप लोगों की तो पहले दिन से वो भी नियत नहीं थी उस पर अमल दरामद करने की। जी हमने डीबी में उसको चैलेंज किया था, लेकिन वो फिर हमारी पिटीशन इसलिए जो है वो सुनी नहीं जा सकी क्योंकि उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कॉग्निजेंस ले ली। लेकिन अब जस्टिस अगर अतर मिनल्ला के फैसले के सुप्रीम कोर्ट मुताबिक ने जो है वो उस नोटिस को ही खारिज कर दिया है। जी जस्टिस नहीं उसको खारिज नहीं किया। जस्टिस अतर मिनल्ला के नोट के मुताबिक वो सिंगल बेंच का फैसला अभी तक है, उस पर अमल दरामद शुरू होना चाहिए। आप इंतजार नहीं कर सकते कि अपील में क्या फैसला आएगा? तो चलें वो फिर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है ये विड्रॉ कर लिया जाए और हाई कोर्ट के सिंगल बेंच जो है वो
अपने फैसले पे अमल दरामद करने के लिए हुकूमत को तलब साहब, क्योंकि देखिए इसमें बात यह है, चाहे लाहौर हाई कोर्ट का फैसला हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे इनका फैसला ना भी हो, तब भी इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं। और आपकी हुकूमत की नीयत तो साफ वाज़ेह कि आप नहीं करवाना चाहते, बल्कि आप खुद कह रहे हैं कि इलेक्शन साथ ही होने चाहिए। नहीं, 90 दिन के अंदर कैसे इलेक्शन होंगे? नहीं शहजाद, आप नहीं शहजाद, मुझे ये बताएं कि ये क्या क्या मजाक है ये कि आप लोग 90 दिन 90 दिन 90 दिन 90 दिन में कैसे इलेक्शन होते? 90 दिन तो गुजर गए हैं। हाँ, 90 दिन इसलिए 90 दिन में तो इलेक्शन हो ही नहीं रहे। जी जी, मैं बताता हूं क्यों गुजर रहे हैं 90 दिन। 90 दिन इसलिए गुजर रहे हैं क्योंकि चलो जैसे भी गुजरे, जैसे भी गुजरे गुजर गए हैं। नहीं राज, तो फिर इलेक्शन ही नहीं करवाएं, फिर आप 10 साल ले जाएं, फिर खींच लें इस तरह, तो आप इलेक्शन ही ना करवाएं, फिर आप कहें कि यार 90 दिन गुजर गए तो 10 साल भी निकाल लेते हैं। नहीं, अब 90 दिन में इलेक्शन ही हो सकते। नहीं, चले आप मुझे बताएं जी, अगर आपके पास या हाई कोर्ट के पास या किसी भी अदालत के पास अगर कोई मंत्र है कि वो पढ़ें और ये दुनिया जो है ये तकरीबन जो है वो कोई 70-80 दिन पीछे चली जाए, तो फिर ही 90 दिन में हो फिर सकते। आप तो बाकायदा ये बता रहे हैं ना कि एक स्ट्रेटजी के तहत पंजाब गवर्नर ने ना इंटरेस्ट शो किया, ना इलेक्शन कमीशन ने प्रेसिडेंट से मुशावरत की, 90 दिन आपने गुजार दिए। आप कह रहे हैं 90 दिन में हो नहीं सकते। 90 दिन में नहीं होंगे तो ऑब्वियसली एट अर्लीस्ट ही होंगे ना। 90 नहीं, सुन लेना, 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते, ये पत्थर पे लकीर है, ये हकीकत है कि 90 दिन में इलेक्शन हो। आप 90 दिन की जान छोड़ें। आप बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि 90 दिन तो अब हो ही नहीं सकते क्योंकि मुमकिन तौर पर इतनी ताखीर हुई। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने पहले मुशावरत नहीं की सदर पाकिस्तान के साथ, गवर्नर डेट नहीं देना चाह रहे थे और टाइम गुजरता गया, मामला लाहौर हाई कोर्ट में गया, जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन शेड्यूल है वो मुकम्मल हो ही नहीं सकता था, इसलिए 90 दिन तो गुजर गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 14 तारीख को इलेक्शन होने पंजाब में, लेकिन हुकूमत कहती है कि अब तो वाजे हो चुका है जस्टिस अतर मिनल्ला के इस नोट के बाद कि ये 4-3 का फैसला है, लिहाजा फैसला जो माइनॉरिटी में था उसको कैसे माना जाए। एक ब्रेक लेंगे, इस पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत ने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि 14 तारीख को पंजाब में इलेक्शन होने हैं, इस फैसले के हवाले से पहले ही बहुत ही पेचीदगी थी, लेकिन उसमें मजीद इजाफा हो गया है क्योंकि आज जो इजाफी नोट आया है जस्टिस अतर मिनल्ला का, उसमें उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर बताया है कि जो फैसला था 184(3) के इस केस को मुस्तरद करने का, वो 4-3 से था। उन्होंने अपने साथी जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी और जस्टिस जमाल मंदोखेज से इत्तेफाक किया है अपने इस इजाफी नोट में कि 4-3 से ये मामला मुस्तरद किया जा चुका था। और जो अहम बात उन्होंने अपने इजाफी नोट में बताई है वो ये है कि 27 तारीख को जो मीटिंग हुई थी तमाम जजेस के दरमियान, उस पर इस बात पर इत्तेफाक भी हुआ था कि ये 4-3 से मुस्तरद किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक अहम नुकता ये भी है कि उसी 27 तारीख के फैसले में तमाम 9 जजेस ने इस बात पर इत्तेफाक किया था कि बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट किया और नया 5 रुकनी बेंच बनाया गया था। और 2 जजेस जिन्होंने पहले ही अपनी ये राय दी थी कि 184(3) का ये केस नहीं बनता है क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला है, पेशावर हाई कोर्ट में ये मामला है, उसमें जस्टिस मंदोखेल भी थे और जस्टिस मंसूर अली शाह थे जो कि बाद में उस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा भी थे। लेकिन आज के इस अहम फैसले में जो अहम नोट है, इजाफी नोट, उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला ने 3 वजूहात बताई हैं कि क्यों उन्होंने आर्टिकल 184(3) के इस 184(3) को मुस्तरद किया है। उन्होंने ये बताया है कि जो बुनियादी असूल हैं जो लार्जर बेंच पहले ही तय कर चुकी है, ज़रूरी है कि आर्टिकल 184(3) जो है उस पर पूरा उतरे। दूसरी वजह उन्होंने ये बताई है कि अदालत को अपनी गैर जानिबदारी के लिए सियासी जमातों के मफादात के मामलात पर बहुत एहतियात करनी चाहिए। और अस्कुर नोटिस को खारिज करने की तीसरी वजह उन्होंने ये बताई है कि जिस सियासी स्टेक होल्डर ने अदालत से रुजू किया उसकी नीयत और किरदार को भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा इस तफसीली नोट में उन्होंने ये भी कहा है कि सियासतदान मुनासिब फोरम्स के बजाय अदालत में तनाज़ात लाते हैं जिसकी वजह से या वो हारते हैं या जीतते हैं, लेकिन अदालत हर सूरत हार जाती है। और बहुत कम अरसे में 3 मरतबा अदालत को सियासी मामलात में घसीटा गया है, जिनमें जो अदम एतमाद का मामला था जिसमें कासिम सूरी साहब की रूलिंग को कलअदम करार दिया गया था, पहले वो मामला अदालत में लाया गया। फिर आइन की जो आर्टिकल 63A तशरीह का मामला है प्रेसिडेंट की एडवाइस पे, उसको भी अदालत में लाया गया। और अब इंतखाबात वक्त पे कराने के हवाले से जो मामला है वो भी अदालत में लाया गया। और बड़ी तफसील से जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने अपने इस इजाफी नोट में बताया कि 184(3) का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट माजी में भी कैसे कैसे गलत तरीके से करती रही है। जहाँ पे ये मामला फंडामेंटल राइट्स के लिए और पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर केसेस में होना चाहिए था, वहाँ पे इसको सियासी केसेस में इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए, जिसकी वजह से परवेज़ मुशर्रफ को डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के ज़रिए हुकूमत बनाने की इजाज़त दी गई। और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि कैसे ज़ियाउल हक को भी नज़रिया ज़रूरत के तहत
एक डेकेड तक हुकूमत जो है चलाने की इजाज़त मिली। तो ये सारी तफसील बताई गई है और माशी मामलात में भी किस किस तरीके से इस 184 के सुमोटो को इस्तेमाल किया गया जिसकी वजह से बिगाड़ पैदा हुआ है। तो इस पर हम मजीद बात भी करेंगे, आज की इस फैसले की अहमियत क्या है। सीनियर कानूनदान हामिद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हामिद खान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये मामला सेटल होके नहीं दे रहा है कि ये 3-2 का फैसला था 5 मेंबर बेंच का, या ये 4-3 से मुस्तरद हुआ है जैसे कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने आज अपने इस इजाफी नोट में लिखा है। देखिए, ये मैं समझता हूँ दुरुस्त नहीं है, क्योंकि बेंच खुद इन्होंने कहा है कि बाद में ये आपस में डिसाइड ये हुआ था कि चीफ जस्टिस नया बेंच बनाएंगे। जब उन्होंने नया बेंच बनाया तो 5 जजेस का बेंच बनाया था और उन 5 जजेस ने सारा केस सुना और केस सुनने के बाद फैसला किया। जब 5 जज थे तो फिर फैसला 3-2 तो हो सकता है, 4-3 नहीं हो सकता। वो तो अगर 7 जजेस का बेंच फाइनली सुनता और फैसला करता तो उसमें ये रेशियो 4-3 की हो सकती थी। लिहाजा मुझे उनकी बात में, उनकी इस मंतक में जो है वो जो है कॉन्फ्लिक्ट नजर आया कि एक तरफ ये मानते हैं कि आखिर का फैसला ये था कि चीफ जस्टिस नया बेंच बनाएंगे और वो केस सुनेगा, और दूसरी तरफ कहते हैं कि 4-3 तो हो ही नहीं सकता जब 5 का बेंच सुन रहा था। तो फिर क्या वजह है कि 3 जजेस तो ये बाकायदा लिख चुके हैं। एक तो जो जजमेंट आई या उसको ऑर्डर कहेंगे आप, मंसूर अली शाह साहब का और जस्टिस मंदोखेल साहब का, उन्होंने कहा कि ये 4-3 का मैटर है क्योंकि जो 2 हमारे ब्रदर जजेस हैं उनसे हम अग्री करते हैं। और आज जो इजाफी नोट है जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का, उसमें भी वो ये लिख रहे हैं कि ये 4-3 पे सेटल हो चुका था और हमारी एक मीटिंग हुई थी 27 फरवरी को जिसमें इत्तेफाक हुआ था कि 4 जजेस ने मुस्तरद कर दिया इस 184-3 को। नहीं, 4 जजेस ने कब मुस्तरद किया? वो उसमें तो यही था कि 2 जजेस का नोट था, 2 जजेस ने कहा था कि जी हम रिक्यूज कर रहे हैं किसी वजह से, और 2 ने एक बात कही थी, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने वो बेंच का हिस्सा नहीं रहे थे। एक जज ने खासतौर पर या अफरीदी ने तो ये भी लिखा है कि मेरा पहले से ये व्यू है तो मुझे नहीं बैठना चाहिए, मैं चीफ जस्टिस की मर्जी पे छोड़ता हूँ कि मुझे अगले बेंच में बिठाते हैं कि नहीं। लिहाजा ये बात आखिरकार इसी पर खत्म हुई थी 27 तारीख को कि भाई ये चीफ जस्टिस अपनी सौंपदीद से अब आप बेंच बनाए और वो फैसला करें क्या या सो मोटो एक्सरसाइज हो सकता है इख्तियार, और अगर हो सकता है फिर क्या फैसला होना चाहिए। तो मेरे नज़दीक ये जो नोट है, इख्तलाफी नोट, वो हकीकत पे मबनी नहीं है। अगर सारी चीज को उसके असल पस मंजर में आप देखेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई है 9 रुकनी बेंच की, उसके हवाले से तो बिलाखिर 9 रुकनी बेंच टूट गया था और जिस बेंच ने फाइनली केस सुना वो 5 रुकनी बेंच था। तो 5 रुकनी बेंच में 4-3 फैसला नहीं हो सकता, 3-2 हो सकता है। अच्छा, जो 5 रुकनी बेंच था, अब आप कह रहे हैं कि उसी का फैसला जो है माना जाएगा, और उस 5 रुकनी बेंच में जस्टिस मंदोखेल साहब भी थे और मंसूर अली शाह साहब भी थे, और दोनों ने जो अपना पहले इनिशियली इजाफी नोट दिया था उसमें उन्होंने भी कहा था कि 184(3) के हवाले से अप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो बेंच पे बैठे और बाद में उन्होंने दोबारा ये फैसला दिया कि ये 184(3) में नहीं सुना जा सकता। इसलिए आप कह रहे हैं कि उन 2 की बात तो मानी जाएगी 184(3) के हवाले से ना सुनने की, लेकिन 2 जजेस जो अब उस बेंच का हिस्सा नहीं थे, बेशक उनकी राय सिमिलर है लेकिन उनको काउंट नहीं किया जाएगा इस बेंच में। देखिए, राय तो जो और जज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं उनकी भी ली जाए, वो तो बात खत्म नहीं होती। जो बेंच बनाया जाता है वो 5 का है, 7 का है, 3 का है, वही फैसला करता है और उसी की काउंट होगी, उसी में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी काउंट होती है। लेकिन जो ये एक एतराज आ रहा है, जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि मैंने तो ये कहा ही नहीं था अपने किसी नोट में कि मुझे आप बेंच से हटा दें। जस्टिस याया आफरीदी का आपने राइट लिया कि उन्होंने ये चीफ जस्टिस की स्वादीद पे छोड़ दिया था। उन्होंने कहा मैं तो अपनी राय दे चुका हूं, तो प्रेजुडिस हो जाएगा मामला। लेकिन अतर मिनुल्लाह साहब कह रहे हैं मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की थी, तो मुझे क्यों फिर बेसिकली हटा दिया गया बेंच से। देखिए, बेंचेस फॉर्म करना जो मौजूदा सूरत हाल है, रूल्स जो है सुप्रीम कोर्ट के 1980 के, उसमें ये स्वाबदीद है चीफ जस्टिस की। लिहाजा इस पर एतराज नहीं किया जा सकता कि मुझे क्यों बेंच से ड्रॉप किया गया। वो तो फिर कोई भी जज एतराज कर सकता है, वो 15 जज है कि जी हम में से किसी को क्यों नहीं बिठाया। तो ये बात तो बहस कहीं खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि स्वाबदी चीफ जस्टिस की थी। चीफ जस्टिस ने अपनी स्वाबदी इस्तेमाल करते हुए 5 जज का बेंच बनाया और उन्हीं के ही आप जो है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी काउंट करते। तो आपको क्या लगता है कि लीगली ये क्रिस्टल क्लियर है कि ये मामला 3-2 का है, या इसकी
वाज़ेह तशरीह और इस फैसले पे पहुंचने के लिए बेहतर है कि अभी फुल कोर्ट बनाया जाए जो ये डिसाइड करे कि ये मामला 3-2 है या 4-3 है? देखिए, मैं समझता हूँ ये गैर जरूरी बहस शुरू हो गई है 4-3 और 3-2 की। मेरे नजदीक जो प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट है, जो रूल्स हैं और वो सारी चीज अगर हम देखते हैं उसको सामने रखते हुए जो फाइनल बेंच है उसी की काउंट होगा और 3-2 होगा। लिहाजा फैसला वही है जो कि 3/2 उस दिन सुनाया गया। जहां तक सवाल ये कि आया उसके लिए 15 जज, उसका आइन में तो कोई गुंजाइश नहीं है, ये आइन में तो नहीं कहीं कहा हुआ। इसमें जो अहम चीज है वो ये है कि बेंचेस तो फिर बड़े और छोटे बनते रहते हैं, तो इस चीज को कोई जज इस पर एतराज नहीं कर सकता कि मुझे फलां बेंच पे क्यों नहीं बिठाया। ये ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो उसूली तौर पर अहम होती है। मिसाल के तौर पर चीफ जस्टिस को अहम केसेस में सीनियर सिविल जज को बिठाना चाहिए जो सबसे सीनियर जज है। ये एक मामला जनरली समझा गया है कि एक अच्छी चीज है, अच्छी रविश है जो होनी चाहिए, लेकिन उसका भी कोई आईनी तौर पे नहीं कोई इस किस्म की डिक्लेयर कि हाँ जी आप जरूर उनको बिठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, इस पर मजीद बात करेंगे हमारे। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उस पर हम तफसील से बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब ने। हामिद मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब से कुछ देर पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास आया उसमें उन्होंने कहा है जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है वो जारी रहेगी, ऑपरेशन जारी रहेंगे। कुछ माजी की पॉलिसी पर भी बात की है, लेकिन मैं राना साहब से पूछने की कोशिश की कि इसका क्या मतलब है, क्या सिक्योरिटी फोर्सेस जो है दी जाएगी इलेक्शन करवाने के लिए? उन्होंने कहा ये इन कैमरा डिस्कशन होती है, इस पर हम बात नहीं कर सकते, लेकिन क्या मतलब अखज़ किया जाए इस एलामिया का जो सामने आया? इस एलामिया में 3 चीज़ें वाज़ेह हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारे ऑपरेशन जारी रहेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान आर्मी जो है वो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जंग में मसरूफ़ है और वो अवेलेबल नहीं है। पहला मतलब तो उसका ये है। दूसरा जो इसमें अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि जी नेशनल सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार इदारों के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा जो है उसकी हम शदीद मज़म्मत कर रहे हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, राना सनाउल्लाह से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये किसकी तरफ इशारा है, ये सीधा सीधा PTI की तरफ इशारा है। ठीक है, और उस पर फ़ॉरेन स्पॉन्सर्ड ये भी उन्होंने कह दिया। ठीक है, और इसके अलावा जो तीसरी अहम बात है वो ये है कि इस एलामिये में ये कहा गया है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात की पॉलिसी थी, जो उनके लोगों को रहा किया गया, उनके साथ जो नरम पॉलिसी इख्तियार की गई, उसका हमें बहुत नुकसान हुआ है। तो ये किसकी पॉलिसी थी? ये इमरान खान की पॉलिसी थी। अब इमरान खान साहब ये नहीं कह सकते कि वो तो जनरल बाजवा साहब की पॉलिसी थी, ऐसी बात नहीं है। इमरान खान साहब जब पावर में नहीं आए थे तो उस वक्त भी वो कहते थे कि मैं पेशावर में TTP को दफ्तर खोल के देने के लिए तैयार हूँ, और फिर मुज़ाकरात के भी वो हामी थे। ये एक अलहदा बहस है कि वो पॉलिसी उनकी ठीक थी या नहीं थी, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में इमरान खान, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की जो पॉलिसी थी उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया। और बेसिकली ये बताया गया है कि वो पॉलिसी थी जिसके नतीजे में इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी है और वो दहशतगर्दी से निपटने के लिए फौज इस वक्त मसरूफ है, लिहाजा मुमकिन तौर पे सिक्योरिटी फराम नहीं की जाएगी इलेक्शन। जी ज़ाहिर बात, देखिए ना, ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग थी इसमें बहुत से सेंसिटिव इश्यूज भी अंडर डिस्कशन थे। तो ज़ाहिर बात है वो कोई भी इंटाइटल नहीं है, ना इंटीरियर मिनिस्टर, ना ही डिफेंस मिनिस्टर, ना ही कोई और के वो उनको बताए। लेकिन ये जो बहुत केयरफुली क्राफ्टेड एलामिया है, ये मीटिंग जो है दोपहर को ख़त्म हो गई थी। इस मीटिंग का एलामिया लिखने में 4-5 घंटे लगे हैं। ठीक है, और ये तकरीबन 7:45 साढ़े 7 पौने 8 बजे के करीब आया। और इस दौरान ये जो 3-4 घंटे हैं, इन 3-4 घंटों में ये एलामिया एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, दूसरी जगह से वापस पहली जगह पे आ रहा था, फिर एक तीसरी जगह पे जा रहा था। और इस दौरान में बहुत से लोग मेरे समेत हम पूछ रहे थे उन लोगों से जो इसकी वेटिंग कर रहे थे कि भाई कब तक जारी करेंगे। तो वो एक घंटा करते करते उन्होंने इस पर 4 घंटे लगाए। इसका एक एक लफ्ज़ बहुत सोच समझ के जो है वो लिखा गया है। तो इसको सबको पाकिस्तानियों को, सहाफ़ियों को, सियासतदानों को गौर से पढ़ना चाहिए। इस एक छोटे से इलामिये में आपको अगले 6 महीने का पाकिस्तान वाज़ेह नज़र आ रहा है। तो कल करारदाद आई पार्लियामेंट से और हुकूमत को कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला माइनॉरिटी है, इसको नहीं माना जाए। आज अतर मिनल्ला साहब का, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का एक इजाफी नोट आ गया जिसमें वो कहते हैं ये फैसला 4-3 का है, जिसकी बुनियाद पर
ये अब कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि चीफ जस्टिस ने मिसकंडक्ट किया है क्योंकि उन्होंने बेंच से हटा भी दिया था जस्टिस अतरमिनल्लाह साहब को, लिहाजा आप इस्तीफा दें। रेफरेंस की बात भी हो रही है, आज जो है डिफेंस का जो पॉइंट ऑफ व्यू एक तरीके से वो भी सामने आ गया। तो इस बातों को सबको जोड़ा जाए तो इसका मतलब ये है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हो रहे। इसका मतलब ये है कि इसका एक और भी मतलब है। पहली बात तो आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 14 मई को तो इलेक्शन नहीं हो रहा। हाँ। लेकिन इसका एक और भी मतलब है कि अब से कुछ दिन के बाद 12 अप्रैल को 1973 के आइन की तश्कील के 50 साल पूरे हो रहे हैं। तो ये पार्लियामेंट की करारदाद की अपनी अहमियत है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिया की एक अपनी अहमियत है, अतरमिनल्लाह साहब का जो इजाफी नोट आया उसकी एक अपनी अहमियत है। लेकिन जो मेरे लिए बतौर एक पाकिस्तानी इंतहाई तशवीशनाक बात है वो ये है कि ये कोई भी जो है ना नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया, ना पार्लियामेंट की करारदाद, कोई भी ना ही अतरमिनल्लाह का नोट, ये मुझे मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा कि पाकिस्तान के आइन की तश्कील के 50 साल पूरे हो गए हैं। 12 अप्रैल को 50 साल पूरे हो जाएंगे और इस आइन पे अमल दरामद पाकिस्तान में नहीं हो रहा, जिसके जिम्मेदार सब के सब हैं। अतरमिनल्लाह साहब का जो नोट है उसमें थोड़ी सी एक झलक नज़र आ रही है कि जी कभी सियासतदान जो हैं वो हमारे पास आते हैं जी कि हमने असम्बली से इस्तीफ़ा दिया हुआ है, हमारा इस्तीफ़ा कबूल करवा दें। फिर वही सियासतदान आते हैं कि जी वो हमने असम्बली में वापस जाना है, हमें वापस भिजवा दें। तो उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये सब आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? तो हमारी तमाम बड़ी सियासी जमातें, नाम लेता हूँ PTI, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनका रवैया गैर आइनी है, गैर जमहूरी है। हमारे तमाम रियासती इदारे, उनको कोई परवाह नहीं है कि आइन पाकिस्तान की तश्कील के 50 साल पूरे होने वाले हैं। तो 12 अप्रैल को जब आप एक गोल्डन जुबली मनाएंगे सो कॉल्ड किस्म की, तो आम पाकिस्तानी नौजवान जो है वो जब पूछेगा अपने अम्मी अबू से, टीचर से कि ये आइन पे अमल दरामद क्यों नहीं होता, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ये है पाकिस्तान का असल अलमिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।